अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अब नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिट नंबर 11 साउंड में टॉपिक नंबर 11.3 सिंग साउंड। ठीक है, तो सिंग साउंड को एक और हेडिंग के अंडर भी इसको लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी किताब में मौजूद है सिंग साउंड। तो खैर किताब में जो इसके अंदर टॉपिक्स भी है वो बहुत कम है। ठीक है, वैसे टॉपिक्स होने चाहिए थे, उन्होंने हेडिंग लिख के काम चला दिया, लेकिन अगर सिर्फ आपको हेडिंग्स के अंदर जो डेफिनेशन मौजूद है अगर वो सिर्फ बताई जाए तो मामला जो है वो बेहतर नहीं होंगे। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा पढ़ना ज़रूर पढ़ें, नहीं चाहते तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर आ जाए, इसको पढ़ते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें किताब से ज़्यादा होगी तभी आप साउंड वेव्स को सीख सकेंगे। ठीक है, तो क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो सिंग साउंड हमारा पहला है साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो एक तो नहीं है, बहुत सारे किस्म के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे इंसान है, ठीक है, तो हर कोई बोलता है और हर के बोलने की अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, वेव लेंथ है। समझ में आ रही बात? तो उस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, साउंड को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें तमीज़ कर सकते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे ही है मोबाइल से भी, अगर दो मोबाइल होता है हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स का, तो उनके स्पीकर में भी फ़र्क होता है। ठीक है ना, कभी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम साउंड को पहचान सकते हैं, उसमें तमीज़ यानी इम्तियाज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो है लाउडनेस, दूसरी है पिच, तीसरी है क्वालिटी और चौथी है इंटेंसिटी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा लाउडनेस, फिर पिच, फिर क्वालिटी और इंटेंसिटी। इस सीरीज़ से पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी का मामला होगा। तो पहला हमारे पास है बेटा लाउडनेस, कि लाउडनेस क्या होती है। तो अगर कोई शख्स हल्का बोल रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हो कान में, तो वो साउंड कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी क्वाइट साउंड। कौन सी साउंड कहलाएगी बेटा, क्वाइट साउंड। तो आपकी क्लास में टीचर अक्सर बेशतर कहते होंगे कीप क्वाइट, खामोशी से रहो। ठीक है, या खामोशी से बोलो। तो समझ में आ रही बात? तो वो क्या, कौन सी साउंड कहलाएगी बेटा, क्वाइट साउंड कहलाएगी। और अगर किसी एक बड़े मजमे में क्या किया जा रहा है बेटा, पब्लिक से ख़िताब किया जा रहा हो, तो उसमें जो कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, तो उसमें जो साउंड वेव होगी वो क्या होगी, क्वाइट होगी कि लाउड होगी, तो वो लाउड होगी। ठीक है, और ऐसी दो लोगों के दरमियान बात की जाए तो वो साउंड कौन सी होगी, क्वाइट साउंड होगी, वो लाउड साउंड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाउडनेस को पहचान सकते हैं। तो आइए देखें लाउडनेस क्या है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड क्वाइट साउंड। तो लाउडनेस की मदद से हम क्या बेटा, इस लाउड और क्वाइट साउंड में तमीज़ कर सकते हैं, उसके फ़र्क को समझ सकते हैं। ठीक है, अब लाउड साउंड की पहचान क्या है और क्वाइट साउंड की पहचान क्या है, उसकी वेव्स में क्या फ़र्क होता है उनको भी जानते हैं, और लाउडनेस कैसे बढ़ती है साउंड की, ठीक है, इसको भी जानेंगे। क्योंकि अगर कोई शख्स पब्लिक में ख़िताब करे तो लाउडनेस बढ़ती है, तो साउंड वेव्स में क्या फ़र्क पड़ता है, वेव लेंथ में, फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड में, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो साउंड की जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स मौजूद है, तो 3 फैक्टर्स को देखेंगे, ज़्यादा फैक्टर्स को नहीं देखेंगे। तो पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड आप जानते हैं, ठीक है, एक वेव होती है। ठीक है, एक वेव होती है और ये इसका रेस्ट पोजिशन है जो ब्लैक से ड्रॉ है, और रेस्ट पोजिशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तय होता है, डिस्टेंस तय होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही बात? ये एक और वेव है हमारे पास, ये भी क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है। ये भी क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है। अच्छा ये बताएं एम्पलीट्यूड कौन सी वेव का ज़्यादा है, इस वेव का ज़्यादा है कि इस वेव का ज़्यादा है? तो एम्पलीट्यूड इस वेव का ज़्यादा है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड इस वेव का कम है, दोनों के कंपैरिजन। ठीक है ना, तो अब ये याद रखें। हाँ, तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड जो है वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है, अगर बॉडी में वाइब्रेशन ना हो तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसके साथ साथ वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया भी मायने रखता है। ठीक है ना, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, और डिस्टेंस कितना है वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर एक बॉडी यहाँ वाइब्रेट करी और एक शख्स इधर है तो आवाज़ जो है लाउड आई, एक शख्स दूर चला गया तो आवाज़ की लाउडनेस में क्या होगी बेटा, कमी वाक़ई होगी। वो क्यों होगी उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहला शुरू करते हैं बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव्स वैरीज विद एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो लाउडनेस क्या है बेटा, वैरीज होती है, चेंज होती है। किसके चेंज होने से बेटा, एम्पलीट्यूड के तब्दील होने से। अगर एम्पलीट्यूड में कमी या बेशी वाक़ई होती है तो लाउडनेस में भी क्या है बेटा, कमी या बेशी वाक़ई होगी। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव्स वैरीज विद एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
ठीक है। तो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज़ लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव क्या होगा बेटा, लार्ज होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 वेव्स मौजूद हैं, एम्पलीट्यूड इसका लार्ज है, इसका लार्ज है, ठीक है, तो इसमें क्या होगी बेटा, लाउडनेस ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगी बेटा, लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज़ लार्ज द साउंड इज सेड टू बी लाउड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसकी ये लाउडनेस क्या होगी बेटा, कम होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ओके। इफ़ अ वायलिन स्ट्रिंग इज बो मोर स्ट्रांगली, अगर क्या है बेटा, एक बो होता है तीर वगैरह चीज़ें, तीर जिसमें तीर चलाते हैं और उसमें जो एक रस्सी होती है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को हम लोग क्या करते हैं बेटा, खींचते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं कि वायलिन स्ट्रिंग, गिटार है उसमें स्ट्रिंग मौजूद होती है, आपने देखा होगा स्ट्रिंग होती है, उसको क्या करते हैं बेटा, उसको वाइब्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इफ़ अ वायलिन स्ट्रिंग इज बो मोर स्ट्रांगली, अगर वायलिन की स्ट्रिंग को उसके रेस्ट पोजिशन से, सोचें एक जगह रुकी हुई है वायलिन की स्ट्रिंग ऐसे, ठीक है, तो उससे क्या है बेटा, क्या करते हैं उसको बो करते हैं मोर स्ट्रांगली, ठीक है, ज़्यादा उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं उसके रेस्ट पोजिशन से, ठीक है। तो अगर सोचिए ये डिस्प्लेस हुआ तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, और फिर जब आप हाथ हटाएंगे तो जो इसकी स्ट्रिंग है तो वापस कहाँ जाएगी बेटा, इस टाने पर आएगी, फिर नीचे जाएगी, तो इससे क्या है बेटा, वाइब्रेशन होगी, और जब वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इफ़ अ वायलिन स्ट्रिंग इज बो मोर स्ट्रांगली इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा बेटा, इंक्रीजेज होगा। आप थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगाएं तो जो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी क्या होगी बेटा, लाउडनेस होगी। तो लाउडनेस क्या होता है बेटा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इफ अ वायलिन स्ट्रिंग इज बो मोर स्ट्रांगली इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेज, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। द रिजल्टिंग साउंड वेव प्रोड्यूस विल बी क्या होगी, लाउड होगी कि क्वाइट होगी, तो वो साउंड वेव्स होगी वो होगी लाउड होगी। तो उम्मीद करता है एम्पलीट्यूड समझ गए होंगे। इसके एक तरीके से और बता देते हैं। सोचा कि बस एक ड्रम मौजूद है, ठीक है, ड्रम में स्किन मौजूद होती है, तो आप स्किन को स्लो मारें, ठीक है, जब स्लो मारेंगे तो स्किन की जो रेस्ट पोजीशन है तो वो रेस्ट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट तय करेगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर थोड़ा तय करेगा रेस्ट पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ठीक है। अगर आप हल्का पुश करते हैं ड्रम पर और उसी ड्रम पर आप बहुत तेज़ क्या करें, पुश करें, तो ड्रम की जो स्किन है रेस्ट पोजीशन से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगी। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। रेस्ट पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा। तो जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपकी साउंड क्या होगी बेटा, लाउड होगी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड कम होगा तो आपकी लाउडनेस ऑफ साउंड में भी कमी वाक़ होगी और वो साउंड कहलाएगी क्वाइट साउंड। तो इस तरीके से पहला जो हमारे पास था फैक्टर उसको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये वेव देख सकते हैं, इसमें लाउडनेस ज़्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ये साउंड है बेटा लाउड, और इसमें एम्पलीट्यूड कम है तो ये साउंड है बेटा क्वाइट साउंड इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है बेटा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो इसको भी देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी शुरू करते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। किस पे डिपेंड करती है बेटा, लाउडनेस ऑफ अ साउंड एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो समझ लिए एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा ढोल है, और ये एक बहुत बड़ा ढोल है और एक छोटा सा ढोल है। कभी आपने बंदर वाले के हाथ में भी देखा होगा, जो बजाता है वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और कभी आपने ढोल वाले जो अक्सर शादी पे हमें आते हैं, तो किसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है कि इसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो किसकी ज़्यादा होती है, इसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, और इसकी लाउडनेस क्या होती है बेटा, कम होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक, ऐसे ही है। तो क्यों होती है, क्योंकि इसका जो एरिया है, जो आपको दिख रहा है सामने, जो एरिया दिख रहा है, ये सामने क्या दिख रहा है बेटा, आपको एरिया दिख रहा है, इसका एरिया क्या है बेटा, ज़्यादा है, और इसका एरिया क्या है बेटा, कम है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसका क्या होगा बेटा, एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका क्या है बेटा, आपके पास लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जिसका एरिया कम होगा तो उसमें लाउडनेस भी आपके पास क्या होगी बेटा, कम होगी, क्लियर है। तो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय अ लार्जर ड्रम इज लाउडर, ठीक है, बाय स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज एरिया, क्लियर। तो सोचिए ये लार्ज एरिया, तो मैं हल्का सा ही पुश करूँगा तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ प्रोड्यूस होगी। अब इसी जगह मैं इतना छोटा बोर्ड ले लूँ और उसके ऊपर क्या करूँ, मारूँ, तो क्या है बेटा, उसमें क्या है बेटा, लाउडनेस कम होगी, लाउडनेस कम होगी, क्लियर है। तो वाइब्रेटिंग एरिया अगर ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो मैं अगर यहाँ वाइब्रेट कर रहा हूँ तो ये पूरा बोर्ड वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा पार्टिकल्स को हिट कर रहा है तो ज़्यादा लाउडनेस हमारे पास आ रही है। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। सोचिए ये एक स्पीकर है, ये भी तो वाइब्रेशन करता है ना बेटा, एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है तभी तो हमारा साउंड पहुँचती है।
सोचो यहाँ एक शख्स है, ठीक है, यहाँ एक शख्स है, ठीक है। तो क्या है बेटा, लाउडनेस ऑफ अ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। ये है बेटा लिसनर और ये है वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यहाँ से आवाज़ इसके तक जा रही है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और इंसान है, शख्स है, ठीक है, ओके, एक और शख्स है हमारे पास। तो बताएं लाउड साउंड किसको सुनाई देगी, इसको कि इसको? तो लाउड साउंड जो सुनाई देगी वो इसको देगी। क्यों? क्योंकि ये करीब है। जब साउंड वेव जब दूर तक फासला ट्रैवल करती है, एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो क्या होता है बेटा, उसकी एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ई होती है। तो ये शुरू हो गया वेव, आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा बेटा, इसके एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ई होगी। एम्पलीट्यूड में क्या होगी बेटा, कमी वाक़ई होगी। एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ई क्यों होगी? क्योंकि भाई एयर में तो आपके रेजिस्टेंस भी तो मौजूद है ना, ठीक है। किसी न किसी फैक्टर की वजह से क्या होगी बेटा, इसकी एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ई होगी। कहीं ना कहीं वो क्या है बेटा, वो जो एनर्जी है, साउंड भी क्या है बेटा, एक एनर्जी है, और वो एनर्जी भी क्या है बेटा, आहिस्ते आहिस्ते कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाएगी। तो ये आहिस्ते आहिस्ते एम्पलीट्यूड में कमी वाक़ई होगी, ठीक है, ठीक है। देखें एम्पलीट्यूड में कमी, देखिए इतनी जल्दी भी नहीं होती। तो इसको तो यहाँ पे बताना है आपको समझाने के लिए। तो इसको जो है आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड सुनाई देगी, जबकि इसको आवाज़ जो है कम लाउड सुनाई देगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग, लाउडनेस ऑफ अ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो यहाँ तक पहुँचे बेटा, एम्पलीट्यूड में कमी होगी। जब एम्पलीट्यूड में कमी होगी तो मैंने बताया कि लाउडनेस कम होगी पहले ही पॉइंट में। तो अब बढ़ते हैं बेटा पिच की तरफ। तो अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को शुरू करते हैं, ठीक है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारे पास मौजूद है, वो है पिच, और तीसरी है क्वालिटी। तो इसमें हाथ के हाथ पिच और क्वालिटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पिच को आज देख लें। लाउडनेस आप देख चुके हैं, लाउडनेस डिपेंड करती है बेटा एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे लाउडनेस बढ़ती है और एम्पलीट्यूड कम करने पे लाउडनेस कम होती है। तो पिच का जो ताल्लुक होगा वो फ्रिक्वेंसी से होगा, ठीक है। लाउडनेस का ताल्लुक किससे, एम्पलीट्यूड से, और पिच का ताल्लुक होगा फ्रिक्वेंसी से। तो आज ज़रा देखते हैं। तो पहले वेव्स देख लें, पहले क्या देख लें बेटा, वेव्स देख लें। तो इधर वेव मौजूद है बेटा। साउंड की वेव्स कौन सी होती है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है। लेकिन इसको इस फॉर्म में ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो है वो बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जहाँ क्रस्ट होता है वहाँ कंप्रेशन होता है, जहाँ ट्रफ होता है, ठीक है, वहाँ रेरफेक्शन होता है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। तो यहाँ पे बेटा एक वेव हमारे पास मौजूद है और इधर वेव्स है, ठीक है। देखिए बिल्कुल डिस्टेंस सेम है। मैंने कोशिश की यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो बताएं इस सेम डिस्टेंस पे किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, द नंबर ऑफ वेव्स इन पर सेकेंड, ठीक है। तो बताएं किस वेव में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सोचिए ये डिस्टेंस जो है वो 1 सेकंड में तय हो रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला 1 सेकंड में तय हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड किस में ज़्यादा है? तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन जो ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो वेव ज़्यादा है वो है इसमें, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी पिच क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। उसकी क्या होगी बेटा, पिच ज़्यादा होगी, हाई पिच। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच जो है वो हाई होगी, ठीक है। और जिस वेव की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी बेटा, कम होगी, तो उस वेव की जो पिच है आपके पास वो क्या होगी बेटा, लो पिच होगी। ये बात समझ में आ गई आपको। अब पिच से हम लोग आइडेंटिफाई क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो पिच क्या है बेटा, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड फ्लैट साउंड। तो श्रिल यानी बारीक आवाज़, ठीक है। तो बारीक आवाज़ और फ्लैट आवाज़ क्या होता है बेटा, भारी आवाज़। एक होती है भारी आवाज़ और एक होती है बारीक आवाज़, ठीक है। तो आमतौर पर जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो क्या होती है बेटा, श्रिल होती है, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है। और जो लड़कों की आवाज़ होती है, बॉयज़ मैन, ठीक है, उनकी आवाज़ क्या होती है बेटा, फ्लैट होती है, ठीक है। इसी तरीके परिंदों की आवाज़ भी क्या होती है बेटा, श्रिल होती है। बात समझ में आ रही है आपको। तो अभी आगे बढ़ते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। तो पिच क्या है बेटा, जिसकी वजह से हम श्रिल और फ्लैट साउंड में फ़र्क को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो श्रिल साउंड होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी और जो फ्लैट साउंड होगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो अगर फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है तो पिच क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। और अगर आपके पास क्या है बेटा, फ्रिक्वेंसी कम है, ठीक है, तो पिच क्या होगी, लो पिच होगी। तो आए इसको पढ़ते ज़रा देखते हैं। तो पिच से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, डिस्टिंग्विश करते हैं श्रिल और फ्लैट साउंड में फ़र्क। तो पिच डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी। तो पिच डिपेंड करता है बेटा फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। तो अब पिच, हाइयर पिच मीन्स हाइयर फ्रिक्वेंसी। तो देखिए हाइयर पिच का मतलब क्या है बेटा, हाइयर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ देखिए पिच ज़्यादा है, वो फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा, ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वेव्स क्या है आपके पास ज़्यादा है, तो इसकी पिच क्या है बेटा, हाइयर पिच है, ठीक है।
तो हायर पिच मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो हायर पिच है, या अगर हायर पिच कोई आपसे कह रहा है एक वेव है जिसकी पिच क्या है बेटा हाई है, तो उसका मतलब क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि भाई एक साउंड नोट है हमारे पास, उसकी पिच क्या है, लो है, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। समझ में आ रही बात। तो अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा की मायने यही होता है कि हायर पिच, ठीक है। अगर ये क्या है, हायर पिच है तो हायर फ्रिक्वेंसी, तो वाइस वर्सा मतलब क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी है तो हायर पिच। तो आगे बढ़ते, द फ्रिक्वेंसी ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर। तो लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड नोट की, वो क्या होती है बेटा, हायर होती है दैन दैट ऑफ मैन। तो लेडीज़ और चिल्ड्रन की जो साउंड होती है वो क्या होती है बेटा, श्रिल होती है, बारीक आवाज़ होती है। तो इसी तरह देयर फोर द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। तो आपसे ऐसे की तो पूछा जा सकता है कि किन की आवाज़ की जो पिच है वो क्या होती है बेटा, हाई होती है, तो आप क्या कहेंगे, लेडीज़ और किड्स की, ठीक है। और इसके अलावा चिल्ड्रंस की, इसके अलावा वॉइस ऑफ मैन इज़ फ्लैट एंड ऑफ लो पिच। तो मैन की जो आवाज़ की जो आपके पिच होती है वो क्या होती है, लो होती है, और उनकी आवाज़ क्या होती है बेटा, फ्लैट होती है। फ्लैट का एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ग्रेव साउंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, आपको पिच क्लियर करवा दिया और आपको इसकी जो वेव थी इसको भी मैंने दिखा दिया। तो और भी आप वेव देख सकते हैं, जैसे कि तो ये जो ऊपर वाली वेव है हमारे पास जिसकी लो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर, तो लो पिच। नीचे वाली वेव है आपके पास, इसमें देखिए ज़्यादा वेव्स मौजूद है, तो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी मतलब हाई पिच। तो टीसी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास क्वालिटी। तो लाउडनेस और पिच को बढ़ने के बाद तभी क्वालिटी हमें समझ में आएगी, ठीक है। तो हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट मौजूद, किताब में ही मौजूद है आपके, ठीक है। तो आप उसको किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये गिटार दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बांसुरी दिख रही है जिसको ऑबियो के नाम से लिखा गया है, और ये फ्रेंच हॉर्न है, आप देख सकते हैं अगर आपको ये दिख रहा है। और इसके नीचे बेटा ये जो आप गिटार देख रहे हैं, तो इसमें ये गिटार की वेव्स, ठीक है, किसकी बेटा, वायलिन की वेव है ये। और दूसरी जो वेव है ये आपके पास बांसुरी की वेव है जिसको ऑबियो लिखा गया है। और जो तीसरी वेव आप देख रहे हैं, और ये फ्रेंच हॉर्न की वेव, ठीक है। तो ये वेव हमारे पास मौजूद है जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है, और इसका जो एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ भी सेम है। तो मैं इसको आपको पिक्चर को किताब के साथ समझाऊंगा। अभी आप आ जाएँ, इसकी वर्डिंग्स को देख लें और बात को समझ लें, और फिर बाद में मैं इसको पिक्चर के ज़रिए आपको समझाऊँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसमें एक कसीर वक्त जो है मेरा निकल जाएगा। तो आ जाए देखते हैं क्वालिटी की वजह से क्या है बेटा। अगर क्या है हमारे पास जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, जो साउंड नोट प्रोड्यूस होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी, वेव लेंथ भी सेम होगी, और एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी सेम, वेव लेंथ भी सेम, और एम्पलीट्यूड भी सेम। लेकिन हम जो है इसके जो साउंड नोट किस इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो रहा है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी अमल को क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी भी सेम, वेव लेंथ भी सेम, और एम्पलीट्यूड भी सेम, लेकिन फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ये आवाज़ किस इंस्ट्रूमेंट से आ रही है, तो इसको कहते हैं बेटा क्वालिटी। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। तो हम दो साउंड को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से आ रही है और उनकी जो है लाउडनेस क्या है और पिच क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसी अमल को क्या कहते हैं बेटा, क्वालिटी कहते हैं। तो आज इसकी वर्डिंग्स को पढ़ते हैं, अब आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी, और फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, ठीक है। तो वैन वी लिसन टू म्यूजिकल सॉन्ग ऑन द रेडियो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट। जो हम जब सुनते हैं डिफरेंट नोट्स, ठीक है, डिफरेंट सॉन्ग सुनते हैं म्यूजिकल ऑन रेडियो, तो हम उसके नोट्स पे क्या है बेटा, फ़र्क महसूस कर सकते हैं, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस चीज़ से आ रही है। अगर कोई म्यूज़िक आप बजाएं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, मिसाल के तौर पर सच रिकॉर्डर पर बजाएं, ठीक है, या आप बजाएं वायल, ऑबियो एंड फ्रेंच हॉर्न, किसी में भी बजाएं, या वायलिन से बजा दें, यहाँ वायलिन लिख दें, ठीक है, क्या लिख दें बेटा, वायलिन लिख दें, ठीक, किसी में भी आप म्यूज़िक बजाने की कोशिश करें, म्यूज़िक प्रोड्यूस करें, तो इट इज़ ड्यू टू द वेरिंग क्वालिटी ऑफ दिस नोट्स। तो उसमें से जो नोट्स प्रोड्यूस होती है उसकी जो क्वालिटी है उसमें फ़र्क हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या होता है बेटा, फ़र्क होता है। सिर्फ ऐसे ही वेव एग्जिस्ट नहीं करती, मिसाल तौर पर ये देखें, मैं अभी यहाँ एक वेव बनाता हूँ, सिर्फ इस किस्म की वेव नहीं होती, ठीक है, इसके अलावा और भी किस्म की वेव पाई जाती है। जैसे कि ये देखें, जैसे ये वेव आप देख रहे हैं, ये भी तो वेव है ना, इसका भी तो एम्पलीट्यूड है, इसका भी क्या बेटा, एम्पलीट्यूड है। तो ये देखें अभी वेव जा रही है, ठीक है, ये भी एक क्या है बेटा, वेव है। तो मुझसे ये बनाने में थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि टाइम भी बचाना है मुझे आपका। तो इसको तो देखें, ये भी क्या है बेटा, आपके पास वेव मौजूद है। तो अगर एक और वेव मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो किसी में ऐसा हो सकता है, तो किसी में ऐसा भी हो सकता है वेव,
ठीक है। इसमें भी क्या है बेटा वेव है और इसमें भी क्या है बेटा एम्पलीट्यूड मौजूद है। तो मैं आपको बिल्कुल तरीके से किताब में रख कर समझाऊंगा ताकि आप बात को समझ सकें। तो इसमें भी क्या है बेटा वेव तो मौजूद है, लेकिन यहाँ वेव की जो फॉर्म है, वेव की जो हालत है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। इसमें क्या है बेटा कंबाइंड वेव्स मौजूद है, सिर्फ एक अकेला वेव मौजूद नहीं है। इसमें क्या है बेटा कंबाइंड मिक्स वेव है जो आपस में कंबाइंड हुई, तभी इस किस्म के आपको क्या दिख रहा है बेटा फॉर्म दिख रही है, देख रहे हैं। और यहाँ देखिए इसमें भी आपको दिख रहा है। अब देखिए ये बिल्कुल एक सादा वेव है। ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द वैरिंग क्वालिटी ऑफ दिस नोट। तो इनकी जो नोट्स की जो क्वालिटी है वो क्या है बेटा डिफरेंट है। तो गिवन फिगर शोज द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन, ऑबियो एंड फ्रेंच हॉर्न। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा गिवन पिक्चर है वेव फॉर्म की। तो आप देख सकते 3 साउंड। तो अगर सोचिए ये वायलिन से प्रोड्यूस हो रहा है और ये आपके पास ये तो वैसे ट्यूनिंग फॉर्क से मिसाल तौर पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। और इस तरीके से एक वेव हमारे पास ये फ्रेंच हॉर्न से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो देखें शोज द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन, ऑबियो एंड फ्रेंच हॉर्न। द लाउडनेस एंड पिच ऑफ दिस 3 साउंड आर सेम। तो अब ये जो पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ उसमें क्या है बेटा लाउडनेस और पिच, ठीक है, तीनों साउंड की क्या होगी बेटा सेम होगी, बट देयर वेव फॉर्म आर डिफरेंट। जो वेव फॉर्म उसकी क्या होगी बेटा इस तरीके से डिफरेंट होगी। ठीक है। सो देयर क्वालिटी इज़ डिफरेंट। तो इनकी क्वालिटी क्या है डिफरेंट, इनकी क्वालिटी क्या है डिफरेंट, इनकी क्वालिटी क्या है डिफरेंट। ठीक है। सो दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से हम दोनों के दरमियान या तीनों के दरमियान जो है फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आज एक पिक्चर को देखते हैं। तो पेज नंबर 29 में आपको, ठीक है, वायलिन, अबॉय और फ्रेंच हॉर्न की आपको क्या दी गई बेटा वेव फॉर्म दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये है बेटा वायलिन की वेव फॉर्म, ये है अबॉय की वेव फॉर्म और ये है आपका फ्रेंच हॉर्न की वेव फॉर्म। तो देखिए बेटा इनकी वेव फॉर्म में फ़र्क है। तो यहाँ पे जो आपको किताब में दी गई मैंने इसको देखा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। ठीक है। हो सकता है पिक्चर अलग अलग जगह से उठाई गई हो। ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है आपके पास। वेव लेंथ भी मेरा ख्याल है कि सेम नहीं है, मेरा ख्याल है, जो गलत भी हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंट हो। ठीक है। तो मैं आपको इसके अलावा कुछ दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ तो आप उसमें देखिएगा, उसमें फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड तमाम चीज़ें सेम होगी लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट होगी। फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी तकरीबन सेम होगा और वेव लेंथ भी सेम होगी, लेकिन उसमें क्या है बेटा आपके पास जो वेव फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी। तो क्वालिटी में यही बताया कि बेटा फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और वेव लेंथ भी सेम होगा, लेकिन आप उसमें क्या है बेटा उसमें जो फ़र्क है उसको आसानी से तलाश कर पाएंगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वायलिन से आ रही है, ठीक है, बांसुरी से आ रही है, फ्रेंच हॉर्न से आ रही है, कहीं से भी आ रही है। ठीक है। तो आज हम वो पिक्चर देखें। तो साउंड वेव फॉर्म प्रोड्यूस बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी उसे पिक्चर दिखाई है। अ फ्लूट और सी में अ क्लैरिनेट आर ऑल एट अप्रोक्सीमेटली द सेम फ्रिक्वेंसी, प्रेशर इज़ प्लॉटेड वर्टिकली टाइम। तो खैर इसको देखें, छोड़े बस आगे बढ़ें। तो इस पिक्चर को देखें। ठीक है। इस पिक्चर में आप ज़रा गौर करें। ट्यूनिंग फॉर्क की एक वेव आपको दी गई ए, बी जो है फ्लूट की दी गई है, तीसरी आपको दी है क्लैरिनेट की। ठीक है। तो फ्लूट के मायने बांसुरी है, क्लैरिनेट इसके बांसुरी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई। तो खैर हम इनके आले के बारे में नहीं जानते लेकिन ये वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई है। एक वेव प्रोड्यूस हुई ट्यूनिंग फॉर्क से, एक वेव प्रोड्यूस हुई फ्लूट से और एक प्रोड्यूस हुई क्लैरिनेट से। तो इनकी वेव अगर आप देखें, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क की वेव देखें बिल्कुल स्मूथ जा रही है। फ्लूट की देखें तो उसमें देखें नीचे से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर हल्का नीचे आया, तो इस तरीके से मौजूद है। और क्लैरिनेट की भी देखें फ़र्क मौजूद है। तो ये फ़र्क किस में है? ये फ़र्क है बेटा वेव फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें गौर करें कि इसकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है। तकरीबन वेव लेंथ भी सेम है। ठीक है। और तकरीबन एम्पलीट्यूड भी सेम है। देखें वेव शुरू हो रही, तमाम वेव कहाँ से शुरू हो रही बेटा रेस्ट पोजिशन से शुरू हो रही है और नीचे डेप्थ में जा रही है। ज़रा देखें तीनों वेव मीन पोजिशन से शुरू हो रही है और डेप्थ पे गई। ठीक है। बिल्कुल देखें उतना ही फासला कवर हो रहा है, उतने ही वेव बन रहा है, सेम डिस्टेंस से, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर उतना ही वेव बन रहा है। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं सेम डिस्टेंस पर उतना ही वेव बन रहा है और वहीं पर एंड हो रहा है। तो इसमें आप देखिए क्रस्ट कितने मौजूद हैं। पहले ट्रफ देख लें कितने मौजूद है। ट्रफ है बेटा पहले वाले में 1 2 3 4 जो नीचे मौजूद है। दूसरे वाले में देखिए बेटा ट्रफ कितने 1 2 3 4। ठीक है। तीसरे वाले में देखिए ट्रफ कितना 1 2 3 4, ऐसे ही है। अब पहले वाले में क्रस्ट देखें 1 2 3 क्रस्ट है पहले वाले में। दूसरे वाले में 1 2 3 क्रस्ट है। तीसरे वाले में ऊपर 1 2 3 क्रस्ट मौजूद है। तो बिल्कुल फ्रिक्वेंसी सेम है, वेव लेंथ भी तकरीबन सेम ही है, हमारे पास एम्पलीट्यूड भी तकरीबन सेम ही है। तो इसमें क्या है बेटा फिर भी आप इनकी आवाज़ सुनने के बाद आप आसानी से फाइंड कर सकेंगे आवाज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है। तो ये है बेटा क्वालिटी ऑफ अ साउंड।
तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक साउंड इंटेंसिटी को देखते हैं। तो साउंड इंटेंसिटी का आपको एक और नाम भी किताब में लिखा हुआ है, वो है बेटा अकॉस्टिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसी चीज़ पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है, साउंड इंटेंसिटी क्या है। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बेटा एक स्पीकर है। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारे पास स्पीकर है और इससे क्या है बेटा, आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। और जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है तो वो अपने साथ एनर्जी लेकर जाती है, क्योंकि साउंड क्या है बेटा, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड वेव जब प्रोड्यूस होगी तो वो अपने साथ वेव्स लेकर जाएगी। ठीक है, और वेव्स में क्या मौजूद होगी बेटा, एनर्जी मौजूद होगी। ऐसे ही बात है ना, एनर्जी ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो लिखा हुआ इट इज़ डिफाइंड एज द पावर कैरिड बाय साउंड वेव। तो साउंड वेव जा रही है और अपने साथ क्या लेकर जा रही है बेटा, पावर लेकर जा रही है। तो असल में लेकर जाती है बेटा एनर्जी, एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड, और एनर्जी पर सेकंड बराबर होता है पावर के। तो पर सेकंड में जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो उसको कहते हैं बेटा पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे बेटा पावर, यानी एक सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा, एक सेकंड में। तो द पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, और क्या लिखा है बेटा, पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। कितने मीटर स्क्वायर का एरिया है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, एरिया कैसे निकालते, कभी आपने छोटे क्लास में एरिया निकाला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपको क्लास में ये स्क्वायर दे दिया गया हो, पूछा गया हो, या कुछ भी दे दिया गया, पूछा गया बेटा इसका एरिया बताएं, तो आप बता देते थे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते थे, एरिया बता देते थे। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है आपके पास, 1 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ और ब्रेथ करके जो मल्टीप्लाई करने जो वैल्यू आ रही है 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या है बेटा, दी पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स, दी पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स। तो पावर लेके जा रही है साउंड वेव्स। ठीक है, पर यूनिट एरिया। ठीक है, क्या है बेटा, पर यूनिट एरिया। तो ये पर यूनिट एरिया है जो इसके पास साउंड वेव जा रही है। ठीक है, साउंड वेव्स क्या बेटा जा रही है, और वो क्या लेकर जा रही है, पावर लेकर जा रही है। इसी को क्या कहते हैं बेटा, साउंड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो साउंड वेव जा रही है इसके पास कब पावर यानी एनर्जी ज़्यादा होगी, जब साउंड वेव्स की क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका पावर भी आपके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो पावर भी कम होगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव्स जाएगी, ठीक है, और जब वो पर यूनिट एरिया स्क्वायर पर यूनिट एरिया पर क्या है बेटा वो पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब क्या है बेटा, कम एम्पलीट्यूड वाली जो आपके साउंड वेव्स होगी, जब वो इस पर यूनिट एरिया के ऊपर जाएंगी तो उसकी साउंड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, आपके पास कम होगी। तो द पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, अगर एनर्जी कम जा रही है पर यूनिट एरिया में तो इंटेंसिटी कम है, और अगर एनर्जी यानी पावर जो है वो ज़्यादा जा रही है पर यूनिट एरिया में तो इंटेंसिटी क्या है आपके पास, ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो दी पावर कैरिड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है। इन अ डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन देखें, वेव की डायरेक्शन क्या है बेटा, इधर है। इन अ डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये जो एरिया है आपके पास वो परपेंडिकुलर इस तरीके से, और वेव ऐसे आ रही है, और ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो वेव के सामने ये परपेंडिकुलर मौजूद है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। तो इस एक यूनिट एरिया में से जो भी पावर ऑफ द वेव्स जो है वो पास हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपके पास इंटेंसिटी कहलाता है, साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है। और इसकी एक यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए वॉट पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो ये क्या है बेटा, आपके पास इसकी यूनिट है। तो आप इस इंटेंसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कोई वेव साउंड वेव ऐसी जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे जो एयर ड्रम है उसके लिए बड़ी सेंसिटिव होगी। ठीक है, यानी इंटेंसिटी अगर उसकी ज़्यादा होगी पर मीटर स्क्वायर, और अगर इंटेंसिटी उससे कम भी होती है तो वो हमारे लिए क्या है बेटा, नाकाबिल है, सुनने के लिए हमारे पास काबिल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम मामला थे। तो उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। तो किताब से थोड़ा बढ़ के बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज ना हो तो इसको समझें ताकि आपके लिए बेहतरी का मामला हो। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।